बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है, मंडे पहला दिन है और ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि इस हफ्ते में मुतअद्दिद मुकद्दमात लगे हुए हैं और अदलिया पे नजरें हैं पूरी कौम की, और इसीलिए अदलिया पे बहुत ज़्यादा शदीद तरीन हमले किए जा रहे हैं और किए गए हैं। और आपको मैं ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि बिल्कुल कोई इशू नहीं था और अचानक आनन फानन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर हमले शुरू कर दिए गए और गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा और गलीज़ तरीन ज़ुबान और धमकी अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी गई है। और वो जो लोहे के चने वाला बयानिया था उसको लाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तो ये कि अदलिया बहुत ही आसान हदफ है। अदलिया ने करना क्या है? आने वाले दिनों में अदलिया पे नजरें हैं और अदलिया बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आला अदलिया अपने कंधे देने से इनकार कर चुकी है 14 जमाती इत्तेहाद को, और कमर जावेद बाजवा साहब को भी उसने इनकार कर दिया था। कमर जावेद बाजवा साहब को भी इनकार कर दिया था, जो कहते थे कि मैं 29 नवंबर से पहले पहले ये काम करके जाऊंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई नाम लेवा नहीं होगा, इमरान खान साहब भी फारिग हो चुके होंगे, सब कुछ होगा और मैं हूँगा और मेरा इक़्तिदार होगा और एक्सटेंशन होगी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और कोई मैदान में नहीं रहेगा। वो जो काम करना चाहते थे 29 नवंबर से पहले पहले, वो नहीं हो सका। और अब चूँकि बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से जुडिशरी को इतनी गालियाँ क्यों दी जा रही हैं और अब यकदम गालियाँ देने की वजूहात क्या हैं, और वो भी रावलपिंडी में खड़े होके, क्योंकि बहावलपुर से स्टार्ट की थी मरियम साहिबा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन। बहावलपुर में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुल्तान गए, मुल्तान में भी मीठी मीठी गुफ्तगू, उसके बाद एबटाबाद गए, वहाँ पे भी मिड विकेट पे दरमियाने दर्जे का मीडियम पेसर के तौर पे खेला। पिंडी में आके उन्होंने अचानक ये इतना वावेला क्यों कर दिया, इतना शोरगोगा क्यों कर दिया कि अब वो मुतालबा किया जा रहा है और जजेस को कहा जा रहा है कि ईमानदार जजेस नहीं बल्कि इमरानदार जजेस। और ये सारे का सारा जहर उस वक्त भी उगला गया था जब पनामा चल रहा था, और पनामा में इनको पता था कि ये पकड़े जा चुके हैं, शिकंजे में आ चुके हैं और इनसे बचना मुश्किल नहीं है। और जब यूएई से, जब यूएई की गवर्नमेंट ने यूएई से इनका अकामा दे दिया, पता चला कि हमारे वजीर आजम वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के वजीर आजम यूएई में मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं और वहाँ से बाकायदा तौर पे एक फैक्ट्री के मैनेजर या जनरल मैनेजर हैं एक कंपनी में। तो यहाँ से मामला खुला और जब ये पता चला और उनकी समझ आ गई कि इनकी तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और उस वक्त भी ये कहा गया, जीटी रोड पे भी निकला गया, ये जो 5 जजेस हैं, तो ये 5 जजेस की गर्दान अब दोबारा वापस आ चुकी है। और उस वक्त भी ऑनरेबल जजेस को ब्राइब करने की कोशिश की गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जस्टिस एजाज अफजल साहब, जस्टिस एजाज उल एहसन साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब, उन सबको कोशिश की गई थी कि पहले ब्राइब करने की कोशिश की, फिर धमकियां दी गई। जब नहीं बात बनी तो फिर गालम गलोच पे उतर आए थे, गलीज़ जुबान पे उतर आए थे, और वही चीज़ अब इख्तियार की जा रही है। उसकी रीज़न है कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आला अदलिया जो है वो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दे, उनकी सजाएं ख़त्म कर दे और उनकी सजाएं ख़त्म कर दे, उनको बरी ज़िम्मा करार दे दे और जो उनकी लाइफ टाइम नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसके लिए इन्होंने वाया मीडिया निकाला था, दरमियानी रास्ता निकाला था फैसल वाडा साहब वाले केस में। ये फैसल वाडा साहब का केस आ चुका है, उनको इलेक्शन कमीशन लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर चुका है और इसलिए ये मामला भी जहांगीर तरीन साहब का भी मामला और नवाज शरीफ साहब का भी मामला क्लब कर दें और इनको रिलीफ दे दें और नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा ना हो सका और उन्होंने कोई भी फिक्सिंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। उस वक्त भी हमले हुए थे। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसकी ऑडियोज लेके आए टोटे जोड़ के लाए और उसके बाद कहा गया कि हमने फोरेंसिक भी करा ली। और उसके बाद फिर राना शमीम साहब, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज, उनका लंदन में बयान हल्फी, वो सारे का सारा भी एक स्टेज तैयार किया गया। और वो स्टेज भी उस वक्त तैयार किया गया जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस और मरीम साहब का केस था।
वो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आई थी। राना शमीम साहब आए और उसको भी रिपोर्ट करवाया गया एक मीडिया हाउस के ज़रिए, एक न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, और फिर वो मीडिया हाउस वो सारे के सारे एक साइड पे हो गए। अंसारी बासी साहब भी निकल गए, आमिर गौरी साहब हमारे दोस्त निकल गए, जियो भी, जंग भी, सारे निकल गए, और राना शमीम साहब ने आके माफ़ी मांग ली। और पता चला साकिब निसार साहब की वो गुफ्तगू जो है उसके टुकड़े जोड़ जोड़ के, वो मुख्तलिफ आवाज़ें मिला के और वो बनाई गई थी, और शहीद अरशद शरीफ ने उसका फॉरेंसिक भी करवा लिया था और बता दिया था ये टोटे जोड़ के बनाया गया है। ये हुआ। उसके बाद अब भी यही पस मंजर में चल रहा था। एक तो है क्या जुडिशरी से चाहते क्या, क्यों जुडिशरी पे इतने हमले किए जा रहे हैं, और जुडिशरी से क्या चाहते हैं। इमरान खान साहब को पहला मसला है नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म की जाए, नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी जाए, उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए यकतरफा तौर पे, और ये अदालत खुद करे, हम कुछ भी ना करें, ये अदालत खुद करे, सो मोटो नोटिस ले और ये सारी सजाएं खत्म करे, और उनको जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी खत्म करे। और उसके बाद अगला काम, ये यहाँ तक रुकना नहीं है, यहाँ तक वो कहते हैं कि हमारा इंतकाम जो है वो ख़त्म नहीं होगा, हमारा इंतकाम उससे आगे है, और वो ये है। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये करना क्या चाहते हैं, जब ये काम अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा न खास्ता ये काम कर देती, अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे देती, तो उसके बाद इन्होंने क्या करना था। उसके बाद जो साकिब निसार साहब को, मियाँ साकिब निसार साहब को, चीफ जस्टिस साबिक आसिफ सईद खोसा साहब को, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, जस्टिस रियाज अफजल साहब को, और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को, फिर जस्टिस रियाज अल हसन साहब को, इनको इनके गिर्द शिकंजा टाइट करना था, और इनके खिलाफ फिर एक नई मुहिम चलानी थी, नई कंपेन चलानी थी। और फिर उन जजेस को, फिर उसके बाद जीआईटी की तरफ जाएंगे, पनामा वाली जीआईटी, वो वाजिद ज़ियाद साहब और दीगर उनकी तरफ जाएंगे कि जनाब आए, ये भी सारे का सारा फिक्सिंग थी। तो ये बड़ा प्लान लेके बैठे हैं, और इनका ख्याल ये है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि बाजवा साहब जो एक काम करके गए हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट पे, और एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी, हम जो मर्जी करें, हमारे लिए मैदान खुला है, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट्स करें। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो है जुडिशरी एक सॉफ्ट है, जजेस सॉफ्ट समझे जाते हैं, उन पे हमलावर हुआ जाए। और ये बार एसोसिएशंस को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बार एसोसिएशंस और वकला तंजीमों का भी इम्तहान है कि वो अब जुडिशरी के हक में आते हैं, जुडिशरी के सामने वो दीवार बन के खड़े होते हैं जो उनकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं, और ये सारे कदम बढ़ाने वाले ये दोबारा का दोबारा वही शरीफ फैमिली और वही नून लीग और वही सारे के सारे करैक्टर्स हैं, वो सामने आ चुके हैं। तो एक था, और उसके बाद इमरान खान साहब को फिर वो कहते हैं इमरान खान साहब को भी सिर्फ नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट ना दें, फिर इमरान खान साहब को भी, उनको भी आप इलेक्शन से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करें, उनको सजाएं सुनाएं, उनको जेल में डालें। ये दूसरा बड़ा मुतालबा है। ये मुतालबा कैसे 29 नवंबर तक तो पूरा हो नहीं सका, और कातलाना हमला भी हो गया। कातलाना हमला ऐसा 2 नंबर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको जान बचा ली। उनको जान बचाई तो गुलाम महमूद डोगर साहब उन्होंने जब जीआईटी उन्होंने बता दिया कि ये जनाब 3 साइड से हमला हुआ और हमलावर 3 थे, और जब वो सारी पता चली तो उसके बाद डोगर साहब भी निशाने पे आ गए और उनको भी निशाने पे रखा गया। ये सारे के सारे मामला किए गए, और एक पुरानी रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो समझ आ चुकी है कि जो जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो है ये कौन सी रिकॉर्ड की गई, ये समझ आ चुकी है इनको कि ये रिकॉर्डिंग वो वाली है जब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को एक वार्डन ने रोका, मिसबिहेव किया, और मिसबिहेव करने के बाद वो अपने दफ्तर से अपने घर पहुंचे तो प्रिंसिपल जो थे चौधरी परवेज इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो पहुंचे। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब माजरत करने के लिए पहुंचे। ये था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ताने बाने जोड़े जाते हैं। वो सारे के सारे इस वीडियो में भी वो टोटे जोड़े गए हैं, और वो टोटे जोड़कर और इसको अब इस्तेमाल किया गया। एंड उसकी टाइमिंग्स देखें, सिर्फ मैं और बाकी की चीज़ों को छोड़ दें, टाइमिंग्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे पहले कोर्ट रूम में एक केस आता है, वहाँ पे एक इशू टेकअप किया जाता है, इलेक्शन का इशू टेकअप किया जाता है, और गुलाम महमूद डोगर का इशू टेकअप किया जाता है। जैसे किया जाता है साथ ही वो वीडियो रिलीज कर दी जाती है। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं ये अपनी जगह पे एक बाकायदा प्लान है। और अगली बात ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस आया, और उस केस में एसेट्स रिकवरी यूनिट ने एक मामला उठाया, और उनके खिलाफ एक जर्नलिस्ट आए और उन्होंने कहा कि मैंने ये नेट से ली है प्रॉपर्टी। वो सारे का सारा केस जो है
وہ جب گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں اور اس کے بعد وہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی، پھر FBR کی ایک انکوائری آ گئی اور تحقیقات آ گئیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ انکوائری اور وہ ریفرنس اور وہ سارے کا سارا ایسٹس ریکوری یونٹ کا معاملہ وہ اس لیے سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کر دیا اور وہ ریفرنس بھی خارج کر دیا، اور جو FBR نے تحقیقات کی تھیں وہ بھی کہا گیا کہ یہ کہیں استعمال نہیں ہوں گی، وہ اس لیے کیا گیا کہ یہ سارے کا سارا بدنیتی پہ مبنی ہے، اور ججز کو، آنریبل جج جسٹس قاضی فائز صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے، کیونکہ وہ 2 ججمنٹ دے چکے تھے دھرنا کیس میں، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، لہٰذا عدلیہ کی آزادی سیکیور کرتی ہے آنریبل ججز کے معاملات کو، ان کو وہ سیٹ اسائڈ کر دیا، قلعدم قرار دے دیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ ردی کی ٹوکری میں گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو آڈیوز کا ہے، اس پہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جب یہ انہوں نے ارشد ملک صاحب کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج زرانہ شمیم صاحب کو لے کے آئے، استعمال کیا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کو لے کے آئے، اور وہ سارے کا سارا کھیل کھیلا، جسٹس اختر من اللہ صاحب تھے اس وقت، ان کے سامنے پھر رانا شمیم صاحب نے معافی مانگی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، حالانکہ وہ لندن میں جو کچھ سارا پلان کیا گیا تھا وہ سارے تانے بانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، کہ کس طریقے سے نوٹری پبلک بھی ایک ہے اور پیچھے لکھنے والا بھی ایک ہے، اور وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، کس کے دفتر میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، ساری کی ساری ایک پلان کوشش کی گئی تھی، اور اب بھی یہ کی گئی ہے۔ اس کو سیدھا سیدھا ہے کہ جی آپ لے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرے، گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گئے تو یہ الٹا ان کے گلے میں پھندا پڑ جائے گا، اور ان کے گلے میں پھندا پڑے گا تو سب سے پہلے رانا صاحب قربان ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ رانا صاحب نے ہی پریس کانفرنس کر کے اس آڈیوز کو، متنازع مبینہ آڈیوز کو سامنے لے کے آئے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی یا کروائی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جی ایوان صدر مملکت بھی اس وقت نشانے پہ ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ بھی نشانے پہ ہے، اس لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ جوڈیشری پہ برس رہی ہیں راول پنڈی میں آ کے۔ دراصل وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم پہ نظر کرم کریں، ہمیں دوبارہ سلیکٹ کریں، اور ہمیں اب آپ سلیکٹر بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور ہم سلیکٹڈ بن جائیں، کوئی اعتراض نہیں، اور یہ سلیکشن اور سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا کھیل جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے، لیکن وہ ہم سے شروع کیا جائے، یہ ہے بنیادی بات۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ ہفتہ کافی اہم ہے، یہ ساری جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں ان کو اب حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہرڈلز بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، انتخابات جو ہیں وہ گلے کا پھندا بن چکے ہیں، 90 دن کے اندر اندر جو آئین کا ایک تقاضا ہے، اس آئینی تقاضے کو کوئی پامال نہیں کر سکتا، کوئی مسخ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے، اور اس سے فرار ممکن ہے تو کوئی بہت بڑی کوئی ایمرجنسی لگا دی جائے، کوئی بہت بڑا ایشو کھڑا کیا جائے پاکستان میں، اور کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، تو ہی وہ ساری چیزیں، یہ گول اچیو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہم آئین پاکستان پہ عمل کریں، اور آئین پاکستان کے تحت ہی تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔